नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस के बचे हुए क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2013 से रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, बाकी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें, वो आपकी कैसे मदद करेगा QIQs को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैसे कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में और ये जानने में ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में तैयार किया जाए ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। देन कीवर्ड्स की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी UPSC द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो PYQ से फ्रेम किए गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फाइनली आप अपने सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे और उन्हें क्लियर भी कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Ball bearing are used in bicycles, cars, etc. because A. The actual area of contact between the wheel and axle is increased. B. The effective area of contact between the wheel and axle is increased. C. The effective area of contact between the wheel and axle is reduced. None of the above statement is correct. बॉल बेयरिंग के बारे में क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का यूज क्यों होता है, इसकी वजह आपसे पूछी गई है। इनमें से एक ऑप्शन आपको पिक करना है। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़िए, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे सोल्व करने की ट्राई कीजिए। देन आप जो आंसर एनालिसिस पार्ट है उसकी तरफ प्रोसीड कीजिए। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी दी इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन किस चीज़ के बीच में, जो व्हील है और जो एक्सेल है वो कम हो जाता है। बॉल बीयरिंग है क्या? बॉल बीयरिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है। आपने कई जगह देखा भी होगा बाइसिकल वगैरह में, जो बाइसिकल का ऐसे टायर है और इस टाइप से जो एक एक्सेल रहता है वहाँ पे, एंड जो व्हील, दिस इज द व्हील। तो जो बॉल बीयरिंग है वो इस जगह पे यूज़ होता है। इससे क्या होता है, जो इफेक्टिव एरिया है कॉन्टैक्ट का व्हील और एक्सेल के बीच में वो कम हो जाता है। ऐसा करने की वजह क्या है? ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। फ्रिक्शन जितना कम होगा उतनी ही स्मूथ मोशन होगा, मूवमेंट उतनी ही स्मूथ होगी। दैट इज द सोल पर्पज ऑफ बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। नंबर 1, साइज ऑफ द सन एट डस्क, कलर ऑफ द सन एट dawn, moon being visible at dawn, twinkle of stars in the sky, pole star being visible in the sky. Which of the above are optical illusion? 1, 2 and 3, 3, 4 and 5, 1, 2 and 4, 2, 3 and 5। इनमें से कौन सी चीज़ें या कौन से फिनोमिना आइटम्स ऑप्टिकल इल्यूजन को मतलब दर्शाते हैं, बताते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब दृष्टि भ्रम। आप कुछ देखें लेकिन वो सत्य ना हो, रियल ना हो। इस पॉइंट पे अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से सभी ऑप्शंस को, स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उनके बारे में सोचिए कि भाई कौन सी चीज़ क्या बोल रही है। डॉन का मतलब क्या है, डस्क का मतलब क्या है, कैसे ये चीज़ें हम रियल लाइफ में। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी फर्स्ट साइज ऑफ द सन एट डस्क, सेकंड कलर ऑफ द सन एट डॉन, एंड फोर्थ twinkle of stars in the sky. All these statements are correct. Third and fifth are incorrect. ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट हैं ये देखते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन है क्या? ऑप्टिकल इल्यूजन एक विजुअल फिनोमिना है जो आपके माइंड को ट्रिक कर देता है, यानी आपके माइंड को भ्रम में डाल देता है। किस चीज़ के भ्रम में? ये सोचने में कि भाई कोई चीज़ रियल है, लेकिन वास्तव में वो रियल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट। आप डेजर्ट में जाते हो, लंबी सड़क है, तो आप यहाँ हो, अगर आप, तो कई बार आपने देखा होगा अगर आप कार से भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है, या फिर ऐसा लगेगा यहाँ पे रोड नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस टाइप से अलग अलग परसेप्शंस क्रिएट होंगे। जब आप उस जगह पे पहुँचेंगे तो आप जानेंगे कि ये चीज़ तो ऐसी थी ही नहीं, यहाँ तो पानी है ही नहीं।
तो वो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी दृष्टि भ्रम। सेकंड जो है कलर ऑफ द सन एट डॉन। डॉन का मतलब सनराइज, जब सुबह सूरज निकलता है उस टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा रेडिश और ऑरेंज कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो होराइजन पे होती है और उस वजह से जो भी सनलाइट अर्थ में आ रही है वो एटमॉस्फेयर से होते हुए स्कैटरिंग होती है, उसकी फैल जाती है। दैट इज़ वाई इट सीम्स रेडिश और ऑरेंज। देन द सन एट डस्क। सनसेट के टाइम पे जो सन है वो लार्जर देन यूजुअल दिखता है, उसका साइज़ बड़ा दिखता है जितना उसका एक्चुअल में साइज़ है, क्योंकि वो अगेन होराइजन के नज़दीक होता है। आफ्टर दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ये क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि जब तारे आसमान से, ये मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर है, स्टार है, जब स्टार की लाइट एटमॉस्फेयर में घुसती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अलग अलग वजह से, जैसे भाई टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाते हैं, डेंसिटी में वेरिएशन आ जाते हैं, विंड की स्पीड का असर है, उस वजह से जो वो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है, बैंड होती है इधर उधर, मतलब हिलती है, जाती हुई दिखती है। उस वजह से ऐसा लगता है हमें कि तारा चमक रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चमक नहीं रहा होता, वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही होती है एटमॉस्फेयर में। दैट इज ऑल इन ऑप्टिकल इल्यूजन। Next is the efforts to detect the existence of Higgs boson particle have become frequent news in the recent past. What is or are the importance or importances of discovering this particle? Number one, it will enable us to understand as to why elementary particles have mass. It will enable us in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without traversing the physical space between them. Number three, it will enable us to create better fuels for nuclear fission. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Again, you have to pause the video. क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़ो, उसको सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। जो भी नॉलेज आपकी, जितना भी नॉलेज बेस है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होगा ही नहीं आपको सब कुछ आता होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी नॉलेज बेस, जो आपने पढ़ा है, समझ है आपकी, जो देखा है, जो न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में सीखा है, उस सब को अप्लाई करके ही सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये हैबिट आप डेवलप कीजिए, इसी को एमसीक्यू सोल्विंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, राइट। इसी से आप एक स्किल डेवलप कर पाएंगे कि एमसीक्यूज़ को कैसे टैकल करना है। इस केस में करेक्ट आंसर है ए, यानी जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है वो हमें किस चीज़ के लिए एनेबल बनाएगा? टू अंडरस्टैंड वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। हिग्स बोसॉन पार्टिकल है क्या? ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो पार्ट है किस चीज़ का? स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। जो किस चीज़ से डील करती है? इट डील्स विद द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फोर्सेस दैट मेक अप द। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें मदद करेगी, ये जितनी इस पर इन्वेंशन होंगी, जितना हमें इसका पता चलेगा कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो मास क्यों गेन करते हैं, और साथ ही साथ जो अर्ली यूनिवर्स था उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमारी इम्प्रूव होगी। Rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible for this? यानी जो रेनबो बनता है वो किस वजह से बनता है? सनलाइट पे, सनलाइट जब बारिश की बूंदों पे गिरती है उस वजह, उसके पीछे कौन सा फिजिकल फिनोमेना काम करता है? डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Again, at this point you think over it, pause it. Correct answer in this case is D. यानी ये तीनों ही फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड हैं किस चीज़ से? रेनबो फॉर्मेशन होने से।
रेनबो है क्या, किस चीज़ को रेनबो बोलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। रेनबो एक नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिना है जो सनलाइट के रिफ्लेक्शन होने से और डिस्पर्सन की वजह से बनता है। क्या होता है इसमें? मल्टी कलर्ड आर्क्स पैदा हो जाती हैं आसमान में। किसकी वजह से? जब सनलाइट जो आसमान में पानी की बूंदें हैं उनसे निकलती है। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये चीज़ें आपने भी अपनी रियल लाइफ में कई कई बार कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। इस टाइप से रेनबो की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग कलर्स बन जाते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि जो सनलाइट ऊपर से आ रही है और जो पानी की ड्रॉपलेट्स यहाँ हैं, सनलाइट उस पानी की ड्रॉपलेट में जैसे ही घुसती है तो जो तीन फिनोमिना एक साथ काम करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, उस वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। रिफ्लेक्शन क्या है? जब कुछ पार्ट सनलाइट का पानी की बूंद रिफ्लेक्ट कर दे। रिफ्रैक्शन मतलब पानी की बूंद जो बची हुई सनलाइट है वो उसके अंदर चली जाए। मान लीजिए ये पानी की बूंद है, वो अंदर जाके थोड़ा दैट थोड़ा सा वो मतलब बैंड हो जाती है। जो एक नॉर्मल है इस साइड से अगर आ रही है तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी जो उसका रियल पाथ है उससे। देन डिस्पर्सन क्या है कि जब वो अगेन पानी उससे बाहर निकलेगी पानी की बूंद से तो वो अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, जैसा कि ये हो रखा है इस इमेज में। दैट इज कॉल्ड रेनबो फॉर्मेशन। इसमें मेन कलर्स जो हैं वो ये कलर्स हैं। बिबग्योर इसको बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेफ्ट टू राइट मतलब जो वेवलेंथ है यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ है। जैसे जैसे आप इस साइड मूव करेंगे जो वेवलेंथ की वो है वो लॉन्गर होती जाए। दैट इज दी होल पर्पज मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रेनबो। Which of the following statements is or are correct? Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. Number 2. Viruses can be cultured in any synthetic medium. Number 3. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए। इस बारे में क्वेश्चन है, वायरसेस के बारे में पूछ रखा है। वायरसेस के बारे में क्या है कि दे लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनको डेड कंसिडर किया जाता है, मतलब अपने आप में जब तक ये किसी होस्ट के अंदर नहीं चले जाते, किसी ह्यूमन बॉडी के या एनिमल बॉडी के अंदर नहीं चले जाते, तब तक ये दे आर कंसिडर्ड डेड। वहाँ होस्ट के अंदर जाके ही ये अपना सारा मतलब डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर सर्वाइवल। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हैं ये देखते हैं। वायरसेस के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में बात की थी हम, हालांकि दोनों क्वेश्चन 2013 के हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कीवर्ड्स। लैक ऑफ एंजाइम्स नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। देन कल्चरिंग ऑफ वायरसेस। वायरसेस को सेल कल्चर मतलब सेल में भी कल्चर किया जा सकता है, जैसे यूजिंग सेल्स फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल्स टू कल्चर वायरस इन लेबोरेटरी। देन दे कैन बी कल्चर्ड इन लिविंग एनिमल्स ऑल्सो लाइक माइस, एंड देन दे कैन बी कल्चर्ड इन ए टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम एनिमल्स और ह्यूमन्स। तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी थी, viruses can be cultured in any synthetic medium, that is incorrect। एक स्पेसिफिक वो होना चाहिए उसके लिए, उसी में वो कल्चर किए जा सकते हैं। देन ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी वायरसेस फैलते कैसे हैं। वायरसेस फैलने के 3-4 तरीके हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो जाता है, जैसे टचिंग वगैरह से, किसिंग वगैरह, सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह से, तब सब उस टाइम ये वायरस मतलब फैलते हैं। सेकंड, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जैसे स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह से। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन,
मॉस्क्वेटो वगैरह से जो फैलते हैं, मॉस्क्वेटो वगैरह को बायोलॉजिकल वेक्टर बोलते हैं। देन वर्टिकल ट्रांसमिशन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उससे उसके बच्चे में ट्रांसमिशन हो सकता है वायरसेस। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। तो इतना मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भी एक ही तरीके से फैले, तो आप कॉमन सेंस से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करके थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं या तो आप देख पाएंगे ऑप्शन ऑल दीज थ्री बिकम्स इनकरेक्ट, ओनली ए इज लेफ्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज mycorrhizal biotechnology. Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plants to, number one, resist dirt and increase absorptive area, tolerate extremes of pH, resist disease infestation. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. अगेन पॉज द वीडियो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कोई स्टेटमेंट में दिक्कत लग रही है तो कोई बुराई नहीं है उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखने में, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। देन ट्राई टू सोल्व इट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। ये जो माइकोरिजल बायोटेक्नोलॉजी है वो किसी भी प्लांट को क्या करने में मदद करती है, टू रेजिस्ट रट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, यानी सूखे का प्रतिरोध करने की क्षमता और जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है उसको इंक्रीज करना, पीएच को एक्सट्रीम पीएच अगर हो जाए उसको टॉलरेट करना, डिजीज वगैरह से खुद को बचाना। माइक्रोरिजल बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसमें जो माइक्रोरिजल फंगाई है उसका यूज किया जाता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। माइक्रोरिजल फंगाई जो है उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। उस फंगाई का यूज़ करके सॉइल की, मिट्टी की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जाता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाता है। माइक्रोरिजल फंगाई है क्या, ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, किसके साथ, जो भी पेड़ की या पौधे की जड़ें हैं उनके साथ। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ये फंगाई है दैट इज़ माइक्रोरिजल फंगाई। आपने भी कहीं न कहीं बचपन में या आप भी देखा होगा बारिश वगैरह के बाद जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह है वहाँ पे ये ऐसे ऐसे पेड़ आपको ज़रूर दिखेंगे, ऐसे फंगाई। तो ये फंगाई जो है ये पेड़ की जो रूट्स हैं उनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती हैं, इनमें ये कैपेसिटी होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है बेनिफिशियल गिव एंड टेक, कुछ अच्छा अगले को देना और अगले से भी सर्वाइवल के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेना बिना उसका नुकसान पहुंचाए। तो इस टाइप से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करके प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। क्या की फीचर्स हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सके उस चीज़ में असिस्ट करता है, डिजीज़ वगैरह से प्लांट फाइट कर सके, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको भी रिस्टोर करने में मदद करता है। देन बायो फर्टिलाइजर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ऑल 2013 के PYQs में, मतलब प्रीलिम्स में इतने ही PYQ साइंस एंड टेक से थे। अगली वीडियो में हम सारे 2014 के PYQs डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एंड बीच में एक एनवायरनमेंट की भी वीडियो आ सकती है जिसमें हम सारे एनवायरनमेंट के जो भी PYQs है एक साथ डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।